नमस्कार, टॉक विद रितिका के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो बहुत जाना माना है, पॉपुलर है, आज उनसे आपको मिलवाते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। 5 बार के सांसद वो रह चुके हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं, हरीश रावत जी से। कैसे हैं सर? स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। आप सर बीमार होने के बावजूद भी आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। मैंने समय दे रखा था आपको, तो थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने कहा डेफिनेटली सर। सर सीधे सवालों से आगे बढ़ते हैं जी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। 27 अप्रैल 1948 को हरीश रावत जी का जन्म होता है। 47 ही में है वो, एक साल जो है उन दोनों हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अंतर होता था। अच्छा, तो देश की आज़ादी के दौरान ही जो है हरीश रावत जी का जन्म होता है। उसी वर्ष हुआ। 1980 में आप अल्मोड़ा सीट से विधायक बनकर आते हैं। अभी तक का जो सफर आपका है, लोकसभा सदस्य बनता हूँ 80 में। कैसे आप अपनी राजनीतिक यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, जीवन जैसा आम पहाड़ के व्यक्ति का होता है, बच्चे का, उसी तरीके का मेरा जीवन भी रहा। स्कूल जाते थे तो करीब 2 किलोमीटर पैदल का रास्ता हुआ, यूं उबड़ खाबड़, बीच में 2-3 गधेरे आते थे, तो बरसात में परिवार के किसी बड़े को पार करवाने जाना पड़ता था। तो वहाँ से प्राइमरी किया, तो उन दिनों प्राइमरी भी बोर्ड होता था। फिर जूनियर हाई स्कूल का बोर्ड किया, वो किसी दूसरे स्कूल से किया, चौनलिया से, और उन दिनों बोर्ड का इम्तिहान देने दूसरी जगह कहीं जाना पड़ता था। और मेरा ख्याल है हम ताड़ीखेत गए थे बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए। तो वहाँ से बोर्ड का इम्तिहान पास किया, फिर हाई स्कूल करने के लिए किसी और स्कूल में गए, वहाँ डेरा लेकर के गए, किन्हीं के पेइंग गेस्ट के तौर पर किसी परिवार के साथ रहे। उन्होंने अपने बच्चे की तरीके से ही पाला और जो है पढ़ने का अवसर दिया 2 साल। हाई स्कूल करने के बाद फिर किसी और जगह इंटर करने के लिए गए, रामनगर इंटर करने के लिए गए। रामनगर में इंटरमीडिएट करते करते गए तो इस लक्ष्य से, तब तक मेरे पिताजी की डेथ भी हो गई थी, तो लक्ष्य तो ये था कि कुछ पढ़े तो कहीं नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी। पहाड़ के व्यक्ति का तो यही सपना होता है, कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन कुछ होते हैं लोगों के ऐसे, राजनीतिक लोगों से कुछ संपर्क पड़ा। बल्कि पहला भाषण मैंने उत्तराखंड का क्यों राज्य बनना चाहिए, पृथक राज्य की जब, हाँ, उस समय ये छटपटाहट चली थी, कुछ बहुत प्रोमिनेंट चेहरे जिसमें कुछ सांसद गण भी थे, वो लोग कांग्रेसी के थे, लेकिन वो लोग राज्य बनाना चाहते थे 8 जिलों का अलग जो है। तो बात उठी थी। सीवी गुप्ता जी उस समय उत्तर प्रदेश के बड़े प्रभावी नेता थे, तो और वहीं बगल में सल्ट से लड़ने के लिए आ गए थे। तो रामनगर में पहला भाषण दिया था मैंने जो है, और वहाँ कुछ उनको एक्टिविस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशल रिफॉर्मर टाइप के थे। 1-2 भूमिहीन नेता थे, एक सुशील कुमार निरंजन, एक रामलाल जी, उनके संपर्क में भी आया। तो उनसे मैंने बहुत कुछ जो है, जो अपनी ज़मीनी वास्तविकताएं हैं आम लोगों की, उनको सीखा, कैसे उनको बात करते हैं, क्या हमारा कमिटमेंट रहना चाहिए, वो उनसे ABCD सीखी। लेकिन उस समय तक कोई राजनीतिक झुकाव मेरा नहीं था। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेरे मामा जी ने कहा कि लखनऊ पढ़ लो, BA कर लो, तो BA करने के लिए लखनऊ गया। तो वहाँ मैं पहली बार, उस समय छात्र परिषद कहते थे, NSY का दूसरा रूप था, तो उसका अब क्या देख करके बना दिया मुझको, जो है यूनिट प्रेसिडेंट बनाया यूनिवर्सिटी का जो है। फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी के यूनियन के चुनाव आदि में, फिर मैं समझता हूँ वो 69 का वक्त था। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रिवी परिषद अवार्ड किए थे, तो उनको हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में बुला करके लाए थे। तो आई और सारे लखनऊ को जीत करके चली गई।
बावजूद बड़े विरोध के, राजनारायण जी और टी.एन. सिंह चीफ मिनिस्टर थे, बड़ा भारी विरोध था उनका, समाजवादियों का, दूसरे लोगों का। लेकिन इंदिरा जी आई और सब संबोधित करके लखनऊ यूनिवर्सिटी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी को शायद नेहरू जी के बाद संबोधित करने वाली वही दूसरी एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थी, और किसी को फिर वो सौभाग्य नहीं मिला वहाँ। अभी भी मैं फॉलो करता हूँ, मेरी समझ से और भी कोई नहीं गया। तो उनके साथ जो है फिर हम कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस ही हो गए, सीनियर कांग्रेस में आ गए, यूथ कांग्रेस में भी बन गए। फिर किसी कारणवश मुझे गांव आना पड़ा, घर की हालत देखी तो घर में रह गया। लेकिन एक स्कूल का हमने प्रबंधन का कार्य, जहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल किया था, उसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने का हमने मिशन उठाया। तो मिशन उठाते उठाते मैं युवक, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का उनका परिचय था मेरा, तो मुझे युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया। पहले वो प्रदेश में महामंत्री बनाया था। मतलब तो एक्सीडेंटल आप बने? जो भी हो वो अचानक हुआ। हाँ, लेकिन वो अचानक सब चीज़ें हुई। और जबकि मैं हमेशा एक बात सोचता था कि अब जो नौकरी करूँगा लेकिन मैं नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाया। सहयोग होता है सब चीज़ों का जो है। फिर इत्फाकन ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो ब्लॉक प्रमुख बन गया तो फिर फुल फ्लेज पॉलिटिक्स में आ गए। फिर 77 में कांग्रेस पराजित हो गई। फिर बल्कि 77 में कुछ देर के लिए मुझे कांग्रेस का एमएलए का टिकट भी मिला, फिर वो नहीं हो पाया। फिर मुझे 80 में लोकसभा का टिकट मिल गया, फिर लोकसभा में आ गया। बस तब से राह जो है तब से ऐसे ही भटक रहा हूँ। तो कभी हरीश रावत जी ने सोचा नहीं था कि तब तक राजनीति में आएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था, बल्कि बीच बीच में बड़ा अपराध बोध होता था। जब मैं माँ की हालत देखता था और घर की हालत देखता था तो मुझे बड़ा अपराध बोध होता था कि मुझे लगता था कि मैं बड़ा लड़का हूँ और मैं पार्टी का नहीं, माँ का सहारा बनने के बजाय जो है थोड़ा सा बोझ जैसा ही हूँ उनके ऊपर करके पर होता था। मेरे छोटे भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उसने दुकान खोली सस्ते गल्ले की और उससे आजीविका चलाई कुछ दिन। वो भी एक ही दो गांव की सस्ते गल्ले की दुकान थी, तो छोटा मोटा आजीविका चलती थी उससे। तो घर का थोड़ा खर्चा, माँ का हाथ, बाकी माँ जो है कैसे तैसे जो है खेत वो करवाती थी। हमारे वहाँ मडुआ खूब पैदा होता था। ज़मीनें पिताजी बहुत छोड़ करके गए थे, अच्छी ज़मीनें थी, तो मडुआ खूब होता था। तो 8-10 बोरे माँ मडुआ भी बेच देती थी। वो मडुए का पैसा भी राजनीति में लगा। अच्छा, कभी घर वालों ने नहीं बोला कि क्या कर रहे हो आप, इसमें कोई भविष्य नहीं? क्योंकि जल्दी से राजनीति में आना, एक जो आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते पहाड़ की जैसे हैं, पहाड़ों में सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं बोला आपके परिवारजनों ने कि कहाँ तुम इसमें फंस रहे हो, अच्छे से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो या आर्मी में जाओ? चौधरी चरण सिंह जी ने यूनियन ने बैन कर दी थी लखनऊ विश्वविद्यालय में। पहले तो हमने इंटर कॉलेज में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में चला गया तो वहाँ भी हमने आंदोलन चलाया उसके खिलाफ। तो हम लोग जेल गए। तो 7 महीने हमने तय किया कि फैसला किया कि जमानत नहीं करवाएंगे। तो माँ को अड़ोस पड़ोस के लोगों ने खबर की कि वो तो जेल में है। तो माँ की समझ में नया आए कि क्या किस बात के लिए जेल गया है होगा। तो कभी तो उसके मन में आए कोई गलत काम करके तो जेल नहीं चला गया। बड़ी बात है। हाँ, और उन दोनों शायद अपने गांव और इलाके का मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो जेल। तो घर वालों को भी एम्बैरस सा फील हो रहा था कि जेल चले गए। अच्छा, मेरे चचेरे बड़े भाई थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उनको थोड़ा बहुत समझाया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स, आपके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें आपको कन्विंस करना पड़ा, समझाना पड़ा कि नहीं राजनीति में भी भविष्य है? कभी आपने सोचा था कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे हरीश रावत जी? कभी नहीं। लेकिन 80 के बाद मुझे लगा कि मुझे प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में आगे कैसे वो रहा जाए। तो मैं उस समय तो अपने आप को
सांसद के रूप में सिद्ध करना ही बड़ी बात थी। बड़ी बात है। क्योंकि मैं उस 26 साल का था, तो लोगों को लगता था उस समय बड़े परिपक्व लोग संसद में जाते थे। फिर हम लोगों के लिए संजय ब्रिगेड कह देते थे लोग, परिचित अखबारों में एक धारणा बनाई जाती थी कि ये लोग जो है कोई हुडलम टाइप के लोग हैं, ये है। ऑल्दो आज जितने भी सीजन लीडरशिप है, राइट फ्रॉम कमलनाथ जी से लेके गुलाम नबी आज़ाद, दूसरे तीसरे और अहमद पटेल, सब एक से एक सब ब्रिलियंट लोग, दिग्विजय सिंह आदि सभी उसी से, अंबिका सोनी सब उसी से निकले हुए लोग हैं। लेकिन धारणा ये बनाई गई, जो बनाई गई, तो उसके खिलाफ ये सिद्ध करना कि नहीं, वी इन बिजनेस वी आर सीरियस, हम पॉलिटिक्स में हैं तो गंभीर हैं, ये सिद्ध करने के लिए संजय जी रहे थोड़े दिन, लेकिन बड़ी क्लोज वॉच रखते थे। तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोगों को अपने को पार्लियामेंट के कामों में और पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, दूसरे उस समय कमेटी सिस्टम नहीं था, हाउस वैसे दूसरी कमेटीज होती थी, हाउस कमेटी, तो इनमें डीपली इन्वॉल्व करना है। हाँ, और वो मॉनिटर भी करते थे डिबेट में कौन भाग ले रहा है, क्या कर रहा है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि 3-4, यदि 10 लोग पार्टी की तरफ से डिबेट में भाग ले रहे हैं तो उनमें से कम 3-4 जो है हम लोग हों, हम लोग हों। तो ये था। तो उस समय ये सिद्ध करना ही बड़ी बात थी कि नहीं हम इस लायक है। फिर जब दूसरी बार जीत गए तो हमको लगा हम इस लायक है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम कोई मंत्री के लायक हैं। मतलब आप ये अंदाज लगा लीजिए, मैं दूसरी बार चुना गया था और मुझको ऑल्दो बाद में वो किसी कारण पर फिर मैच्योर नहीं हो पाया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं भी मंत्री हो सकता हूँ। मतलब ये नेवर थॉट कि हम मंत्री होंगे 2 बार। तीसरी बार तो जब जीता तो पार्टी अपोजिशन में चली गई, तो उसका रिवार्ड में उस समय वो नहीं बन पाया, तो मुझे पार्टी का व्हिप बनाया गया, क्वाइट एक्टिव व्हिप के तौर। जरूर जो है, जब यदि मान लिया हम चुनाव नहीं हारते, तब जीतते रामलहर में मैं शायद 20-21 हज़ार वोटों से हार गया था, तो तब हो सकता है मंत्री बनता, क्योंकि मेरे साथ वाले जो थे, जो सरवाइव कर गए साउथ के, वो सब लोग मंत्री बने। तो मैं उनसे सीनियर था पार्टी की वर्किंग दूसरे हिसाब से जो है, लेकिन मंजूर था। लेकिन कभी इस बात का मलाल नहीं रहा, क्योंकि हमको ये लगा कि जितना हमको मिलना चाहिए था भगवान ने उससे कुछ ज़्यादा दिया है। ये भगवान का धन्यवाद करते हैं। करता हूँ, निश्चित तौर पर करता हूँ कि मुझ जैसे, हम जैसे पारिवारिक स्थिति वाले, जिसके पिता की डेथ 16 साल में हो गई हो, तो उसके लिए राजनीति में इतने लंबे दौर में सरवाइव करना वेरी डिफिकल्ट। और माँ बीमार हो, माँ मर गई, फिर बाद में कैंसर से मर गई। राज्य आंदोलन जब चल रहा था, पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, उस वक्त हरीश रावत जी क्या थे और मतलब क्या रोल निभा रहे थे? देखिए, उसकी कोई ऐसी मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करिए जो नहीं पता किसी को। ये 90-91 के आसपास का दशक था, और उस दशक में मैंने कहा नहीं कि मैं एमपी नहीं बन पाया था, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप में मेरा अपना थोड़ा बहुत चर्चा वजूद बन गया था। कांग्रेस में उस समय सेवा दल के प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, और कांग्रेस अध्यक्ष उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था। मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट टाइप का, मतलब जिसको काम करना है, फंक्शनल पावर सारी मेरे पास थी सेवा दल की। तो मैं सेवा दल का वाइस चेयरमैन था। हमारा काम होता था देश भर में ट्रेनिंग कैंप लगाना, कैडर खड़ा करना, बिल्ड करना, सेवा दल की एक्टिविटीज़ को एक आइडियोलॉजिकल विंग के रूप में कांग्रेस की सब चीज़ों को बढ़ाना, और एक रचनात्मक विंग के रूप में सेवा दल को गठित करना। तो मैं उस काम पर भी लगा हुआ था। साथ साथ उस समय तक मैं ट्रेड यूनियन में भी मैं
एमपी बनते ही ललित माकन एक होते थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे आते ही। वो भी नए चुन के आए थे, मैं भी नए चुन करके आया था। वो मेरे दोस्त हो गए थे, बाद में वो शहीद हुए, उनको आतंकियों ने मार दिया था। तो उस समय हम कुछ लोगों ने मिल करके फिर उनके काम को आगे बढ़ाया। तो हम लोगों ने एक कन्फेडरेशन बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, इनका सबका सब बना करके नेशन वाइड। तो वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ समय वर्किंग प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं प्रेसिडेंट हो गया उसका। तो कई साल तक उसका प्रेसिडेंट रहा। तो वो काम भी सेवा दल के साथ साथ चल रहे थे। तो उस समय ये राज्य की बात उठी। राज्य की बात तो पहले भी उठ रही थी, मगर आरक्षण 27% आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में लागू करने की बात जब 8 पर्वतीय जिलों में हुई, तो उसके खिलाफ कॉमन लोगों के दिमाग में आया, अब तो हमारे बच्चे जो है पढ़ भी नहीं सकेंगे, हमारे बच्चे, ये तो हमारे बच्चों का पढ़ाई का अधिकार भी छीना जा रहा है। तो 27% आरक्षण को लेकर के, नौकरियों में आरक्षण को लेकर के जो एक संदेह था लोगों के दिमाग में, वो एजुकेशन में आरक्षण की वजह से एजिटेशन में बदल गया और ज़बरदस्त एजिटेशन प्रारंभ हुआ। और दुर्भाग्य से जो है उस आंदोलन को कुचलने की मुलायम सिंह जी ने, मायावती जी ने तैयारी की और कुचला उसको। उसमें गोलियां चली कई जगह, जिसमें खटीमा है, मसूरी है, नैनीताल है, यही देहरादून में है, फिर मुजफ्फरनगर के बाद तो हद ही हो गई। जब तक यहाँ गोलियां चली थी उस समय तक हम लोग, मुझ जैसे लोग, इस पर सोच ही रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए। बल्कि सत्यता यह है, मैं उस समय तक हम लोग अपने को मानसिक रूप से और अपनी पार्टी को, कांग्रेस उस समय राज्य के पक्ष में नहीं थी, तो हम लोग कांग्रेस को केवल जो है यहाँ तक कन्विंस कर पाए थे प्राइम मिनिस्टर को कि हमको यूनियंस, बल्कि कन्विंस भी नहीं कर पाते। कन्विंस तो मुजफ्फरनगर के बाद हुए, जब मुजफ्फरनगर कांड हो गया तो प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी सेकी और हमने कहा अब तो कोई रहने का सवाल पैदा नहीं होता यूपी के साथ, अब नहीं रह सकते, हद हो गई है। और बड़ी बातें हुई तो अनंतोगत्वा वो तैयार हो गए इस बात के लिए कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे देंगे। लेकिन वो ये चाहते थे कि ये बात आंदोलनकारी मांग करो। हम लोग, वो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक ही शब्द कहा, यदि मैं तुम लोगों के कहने पर सोना भी दे दूंगा, लोग उसको पीतल तो छोड़ो लोहा भी नहीं मानेंगे। हाँ, और तुम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लोगों को लाओ, हाँ, और वो लोगों को मैं लेकिन नहीं हो सका, जो नहीं होना होता है नहीं हो सका। तो होते 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 फिर कई दौर हुए, नरसिम्हा राव जी गए, देवगौड़ा जी आए, वो दौर भी चला गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर आए। फिर लोगों ने मुझको, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा आंदोलन ठंडा पड़ गया, इट वॉज 87 के आसपास। जब आंदोलन ठंडा पड़ गया तो लोगों ने मुझको संघर्ष समिति का संयोजक बना दिया, दिवाकर भट्ट जी को अध्यक्ष बनाया। तो वी स्टार्टेड, हमने नए सिरे से, मतलब उसको कहते हैं फिर से प्रज्वलित की आग लोगों तक, आंदोलन को धीरे धीरे। और उसी दौरान कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें जो हमारी महाधिवेशन था, प्लेनरी था। तो प्लेनरी में जो है पीसीसी मेंबर्स, ये सब लोग आते हैं। तो पीसीसी मेंबर्स की तरफ से हमने उत्तराखंड के एक प्रस्ताव, पहाड़ के थे उसमें, एक प्रस्ताव रखा। दैट वाज नॉट साइंड बाय केसी पंत जी, नारेंद्र जी और बिगीज जो है, उन लोगों ने दस्तखत नहीं किए। छोटे हम जो साधारण मेंबर थे उन लोगों ने मेरे साथ साइन किया, लेकिन हमने किसी तरीके से मैनेज किया तो कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा बना दिया कि कांग्रेस छोटे राज्यों का पक्ष लेगी, जहाँ से राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव बना करके भेजेंगी। तो वहीं से छोटे राज्यों के प्रस्ताव निर्माण के लिए नेशनल कंसेंसस बनी। नहीं तो संसद में बीजेपी का बहुमत नहीं था, अटल जी का बहुमत नहीं था।
और मुलायम सिंह जी से लेकर के बीजेपी को सपोर्ट कर रही पार्टी अकाली दल भी, डीएमके भी, ये सब विरोध में थे। मतलब ये सब के विरोध से ये था कि अपने दम पर बीजेपी नहीं कर सकती थी। तो अटल जी चाहते भी तब भी नहीं हो सकता था, तो उन्होंने उसको टच ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने प्रस्ताव कर दिया तो उसके बाद सारा सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया और फिर राजी बन गया। अटल जी का तो वादा था ही था, तो राजी का प्रस्ताव आ गया, राजी बन गया। राजी बनने के बाद देन आई बिकेम, पहली प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष मुझे बना दिया। जब आप कभी सोचते हैं मसूरी गोलीकांड के बारे में, मुजफ्फरनगर के बारे में, तो आपको दुख होता है? बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा होता है। मेरा ये मानना है, पहले तो कोई भी गवर्नमेंट जो अपने लोगों पर गोली चलाती है, लाठी चलाती है, मैं उसको अच्छा गवर्नमेंट नहीं मानता। लेकिन फिर जिन सर्कमस्टेंसेस में हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चली, वो बहुत कष्टकारक थी। वो दमन था, क्लियर दमन था। तो दमन के खिलाफ जो एक गुस्सा होता है था, मगर उस समय भी अब अलग हो जाना चाहिए तक, इस सीमा तक चीज़ें नहीं आई थी। लेकिन मुजफ्फरनगर के बाद जो कुछ हुआ, जैसे तो फिर आम पहाड़ी आदमी की तरह, आम उत्तराखंड के लोग व्यक्ति की तरीके से हमारे दिमाग में भी ये आया कि नहीं, आप तो भाई कुछ भी हो, अब नहीं रहा जा सकता। जबकि मेरी तो पूरी पॉलिटिक्स ही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स थी। हाँ, मतलब मैं उस समय कोई पहाड़ का कि मैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए माय नेम वाज प्रपोज्ड, भाई वो तो लास्ट मिनट फिर नारेंद्र जी चले गए अध्यक्ष बन करके। लेकिन ये करीब सब तैयारियां हो गई थी। तो मेरी राजनीति का स्तर उस समय भी जो है मैं उस उत्तर प्रदेश, हाँ, किस स्तर पर था। लेकिन जब मुजफ्फरनगर कांड हो गया तो हमने कहा नहीं, अब नहीं रहा जा सकता। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ए सेपरेट स्टेट। हमने इनडायरेक्टली जो है सब तरीके से सब मदद की। ऑल्दो 1996 का चुनाव जो है, तो हम लोग बिल्कुल खलनायक थे, खलनायक की तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो है मतलब राज्य अब अलग होना चाहिए, हमारी इस पर धारणा थी। आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े, आपने कांग्रेस ही क्यों चूज करी? क्या उस वक्त कांग्रेस का दौर था इसलिए आपने कांग्रेस को चुना? उस समय सामाजिक इंस्टिंक्ट में, पॉलिटिक्स में बाय इंस्टिंक्ट आ गया और कुछ इत्तेफाक भी होते हैं। और उस समय कांग्रेस ही लोगों की जो, हाँ, नहीं, वे अब लाइफ ही कांग्रेस थी। जिधर देखो उधर कांग्रेस ही थी। वे लाइफ, सोच समझ सब जो है, नेता भी गांव में जो आते थे वो कांग्रेस ही आते थे। और तो छोड़ो, हमारे गांव में जो है 3-4 नेतागण आते थे, वो गांव के रास्ते साफ करते थे। हाँ, वो कंडाली घास काटते थे, झाड़ियाँ काटते थे, लोगों की टट्टी साफ करते थे, सब करते थे। तो वो करने वाले लोग भी कांग्रेस के ही होते थे। मेरे पिताजी जो है गांव के प्रधान जी कहते थे, तो हमारे घर पर आकर के खूंटी पर अपने कपड़े टांगते थे, फावड़े वाड़े हमारे अंदर रखे रहते थे, आते थे। जब वो करके आ जाते थे, उसके बाद माँ चाय बना कर उनको पिलाती थी। मैं ऑलवेज यूज्ड टू सी दैट। और वो कांग्रेसी लोग होते थे, खद्दरधारी जो है। तो हमने बचपन से उन्हीं को देखते आए। तो कभी मन नहीं करा हरीश रावत जी का कि कांग्रेस छोड़ करके मैं बीजेपी की तरफ चलूं? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी बीच में जब आप सांसद भी रहे तो कभी ऐसे मन नहीं किया? मैंने कांग्रेस से इतर सोचा ही नहीं। और सच यह है, मैं गांधी परिवार से, विशेष तौर पर इंदिरा जी से इतना ज़्यादा अंदर से प्रभावित था कि मेरे चेहरे के आगे कभी कोई दूसरा अक्ष बन ही नहीं पाया। राजनीति में बहुत सारे लोग मजाक में, हंसी मजाक में भी प्रस्ताव कर देते हैं, कोई सीरियस हो सकता है, कभी किसी ने कोई प्रयास भी हुआ हो, कुछ और हुआ हो। आई डोंट वांट टू
टॉक अबाउट दैट ऑल, क्योंकि आई नेवर, मैंने दिल के अंदर से कभी सोचा ही नहीं कि कांग्रेस से इतर ही कहीं जाना है या कुछ करना है, या गांधी नेहरू परिवार से इतर कुछ सोच रहा है, वो मेरी सोच का दायरा ही नहीं रहा। मेरे मतलब समझ का दरवाजा खट मतलब आपको राहुल गांधी ये सब जो है वही आपकी एक फैमिली है, उससे आप बाहर नहीं जाना चाहते? जाना नहीं चाहते, आता ही नहीं, दिमाग ही में नहीं आता, क्या करें, इतने आप उनसे प्रभावित? क्या आप जो भी कह लीजिए। ये छोड़ने वाले जब आपने बात कही, राम जन्मभूमि की बात जो है, जब बीजेपी बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें लगे, और 96 के बाद जो है अचानक बीजेपी लगी, चारों तरफ बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है। और तो मैं जिस मकान में मैं रहता था, उसी के बगल में कुमार मंगलम करके थे, PR कुमार मंगलम। वो मेरे बहुत गंभीर दोस्त थे। दूसरे बगल में रहते थे दलीप सिंह भूरिया, वो मध्य प्रदेश से थे, वो भी मेरे बड़े वो थे, बल्कि कुमार मंगलम मोहन कुमार मंगलम के बेटे थे, जो यूनियन मिनिस्टर भी रहे थे। और ये भी कुमार मंगलम भी बाद में यूनियन मिनिस्टर बने, दिलीप सिंह भूरिया भी यूनियन मिनिस्टर बने, लेकिन ये सब लोग बीजेपी से यूनियन मिनिस्टर बने। आडवाणी जी इनके घर गए, तो किसी तरीके से वो कुमार मंगलम के घर पहुँचे, तो कुमार मंगलम एग्रीड, उसके वाइफ ने उनको दबाव डाला, तो उन्हें कहा वो हरीश रावत से भी बात करो। उन्हें कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा बात, किट्टी उनकी वाइफ का नाम किट्टी था, उन्हें कहा उसकी बात, वो भाभी भाभी करके लगा रहता है, तो हो सकता है उसकी बात माने। दलीप सिंह भूरिया से बात की, वो भी सहमत हो गए, चले गए, उनको सब दिखाया गया। तब मुझसे बात की, तो बजाय मेरी जो है किट्टी भाभी ने, अभी जिंदा हो, उन्होंने मेरी वाइफ से बात की। तो मेरी वाइफ ने कहा खबरदार, यदि ऐसा कहा भी पहले तो करेंगे नहीं, और यदि करेंगे, मेरे पिताजी जब दल बदलते थे तो हमको बड़ा बुरा लगता था, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा पति भी दल बदल करे। तो उसने आकर के मुझसे कहा खबरदार, एक भाई साहब तुमसे ऐसा ऐसा कहेंगे, कतई नहीं जाना है। अच्छा। और उनका आडवाणी यदि घर पर मेरे आए, मैंने झाड़ू रखा है। तो ऑल्दो आडवाणी जी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, लेकिन मतलब आपकी वाइफ का भी पूरा सपोर्ट था कि नहीं आपको कांग्रेस में ही रहना है? हाँ, मतलब ये हमारे का वातावरण था, जबकि वो भी वो कम, उसकी तो बल्कि कुमार मंगलम की तो अच्छी दोस्ती भी थी राजीव जी से जो है, लेकिन होता है, उनके अपने वो थे, उनको लगा कि इधर रास्ता बन रहा है तो वो उधर चले गए, और मुझसे पहले यूनियन मिनिस्टर हो गए, हमको कई साल इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन एनीवे जो है, तो दिस इज, मतलब किस तरीके से दल बदल जो आपने कहा कि कभी नहीं सोचा करके, तो आ ही नहीं। हाँ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग मूव था, जिसमें नज़दीक के दोस्त यदि चले जाएं उधर, तो आदमी कभी कभी हिल जाता है, तो मैं हिला नहीं। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, कैसा आपको लगा? लोगों का कैसे प्यार मिला? आपने सोचा नहीं था? परिवार का कैसे सपोर्ट मिला? क्या सत्य यह है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए यत्नशील था। मैं 2002 में भी सोचता था, क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया था, जिस तरीके से फिर घोषणा पत्र बनाया था पार्टी का और सब कुछ किया था, इस हिसाब से किया था कि मुझे शायद चीफ मिनिस्टर, लेकिन नरेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई बात नहीं, सब होता है, तो गए, सब हुआ। फिर 2012 में अगेन पार्टी केम टू द पावर, संख्या बढ़ी, लेकिन फिर विजय वर्मा जी बन गए। लेकिन 2014 में जब ये केदारनाथ में और ज़बरदस्त आपदा आई, और बड़ा भारी, केदारनाथ तो वर्स्ट अफेक्टेड था, 7-8 हज़ार लोग मर गए, वो सब हो गया, और सारे राज्य के अंदर बिल्कुल तहस नहस हो गई चीज़ें, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसा लगा कि अब 4 धाम यात्राएं तो शुरू नहीं हो पाएंगी, और भी, बल्कि चीफ मिनिस्टर वॉज ऑन रिकॉर्ड कि केदारनाथ तो 10 साल भूल जाइए, और बाकी जो है 2-3 साल लगेंगे और यात्राएं शुरू करने में।
ऐसे में मुझको जब ये चीफ मिनिस्टर वाला सुबहार चली दिल्ली में कहा गया और मुझे साउंड किया गया, तो मुझे एकाएक उस समय तक मैं यूनियन मिनिस्टर था वाटर रिसोर्सेज का, तो आई वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन दैट जॉब। मैं उसमें बिल्कुल अपने को मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति 2014 जो है उसी समय हमने तैयार की थी, 13 उसी समय तैयार की थी, वो आज भी प्रभावी है। नदी जोड़ योजना अटल जी का आइडिया था, तो वो भी हमारे मिनिस्ट्री के अंडर था। तो मैंने 4-5 नदी जोड़ योजनाओं को मैं चाहता था कि मैं इसी कार्यकाल में उनको एग्जीक्यूट कर दूं, ताकि लोग ये कहें कि यार वो था मिनिस्टर उस समय, ये समय काम था। तो मैं उसी सपने में खोया हुआ था, और फिर मैं ये समझता था कैसे कैसे हम पानी के मतलब एक बड़ी महत्वाकांक्षी सोच पर काम कर रहा था कि जितना ऊपर से आसमान से पानी बरसता है, तो मेरा लक्ष्य था कि किसी तरीके से हो हिमालयी एरियाज के अंदर हम 20 से 25% तक, और शेष में जो है 10% के आसपास को जो है वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, उसके तौर पर उसको संकलित कर सकें, उसके लिए एक प्लान बनाएं। क्योंकि मैं ये समझता था यदि पानी होगा तो फिर जीवन अपने आप सुगम और सुदृढ़ समृद्ध हो जाएगा। तो जब आप ऐसे सपने देख रहे हों, तो उसमें मुझको ये मुख्यमंत्री यहाँ आने की बात जो है वो भी किसी दूसरे की थाली में आकर भाई अब उसे समेटना है। अब वो तो विजय बहुगुणा जी की लगी हुई थाली थी, उनकी सजी हुई मेज थी, मैं उसमें कहाँ से क्या करूँ। तो एक था, लेकिन जो भाग्य में मंजूर होता है, जैसा मैंने कहा ना, डेस्टिनी तय करती है। तो मुझे लिखा होगा कि चीफ मिनिस्टर बनना है, तो मैं चीफ मिनिस्टर बन करके आ गया। तो आ गया जब, तो फिर तो वही चुनौती सामने थी। फिर मैं भूल गया दिल्ली क्या है, फिर तो दिल्ली भूल गया। फिर कुछ घटनाएं भी ऐसी हो गई, पहले हवाई दुर्घटना में गर्दन टूट गई C2 में, और C1 में फ्रैक्चर हो गया। तो उसमें 3-4 महीने तक तो यीशु में कहीं अपाहिज न हो जाऊं, रोज़ प्रार्थना करता था भगवान अपाहिज बनाने के बजाय जो है मैं ऐसे ही मार देना। तो प्रार्थना करता था, मुख्यमंत्री था, लेकिन कैसे ही निकले। फिर 14 महीने तक मैंने 12 महीने तक 14 महीने लगाना था, 12 महीने तक गले में वो लगा करके रखा, उसी के साथ चला। यहाँ पीछे भी तो रखना पड़ता था ना गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट जो है। तो ये ऐसी ज़िंदगी जी। फिर सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, जैसे हालात होते हैं, अब उस तरीके से चलते। देन 2017 में चुनाव हार गए तो फिर एक नई तरीके की चुनौती आ गई। जब मुख्यमंत्री आप बने, तो आपको क्या लगता है आपका ऐसा जो फैसला, जो सबसे कठोर फैसला आप मानते हैं? सबसे साहसपूर्ण फैसला तो ये था कि मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, 3 बातें कही मैंने। पहली बात मैंने ये कही कि 4 धाम यात्रा इसी साल मतलब बंद नहीं होगी, हम शुरू करेंगे। दैट वॉज द टारगेट गिवन टू। उस समय तक मेरी दुर्घटना नहीं हुई थी गर्दन की, वो मैंने कह दिया। दूसरा फैसला मैंने ये किया कि टिल दैट डेट, जब तक पूरा रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो जाता है, आई विल स्टे इन दैट गेस्ट हाउस। और तो फिर 3 ही साल उसी में गुजार दिए मैंने। फिर मुझको लगा जब तक रिहेबिलिटेशन उसमें 1.5-2 साल लग गए थे, तो फिर एक जगह रहते रहते आदमी को आदत जैसी भी पड़ जाती है। मैंने कहा अब क्या खाक बदलें, चलो अब यहीं रह जाओ। तो वहीं रह गए जो है। और तीसरा मैंने ये कहा कि मैं जितने खर्चे हैं इनको हाफ करूँगा, अपने ऊपर जितने खर्चे हैं इनको हाफ करूँगा। दैट वाज, बल्कि आज जब मैं दादा बार गाड़ियों की फ्लीट जाते देखता हूँ, तो 3-4 गाड़ियों के साथ चलता था, जो बहुत ज़रूरी है चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। तो आई टुक दैट डिसीजन। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन ले सका। और जो दूसरी
हमने जो पहली कैबिनेट की, उस कैबिनेट में हमने बहुत सारे फैसले लिए जो गरीबों का, आम आदमी के लिए थे, जो आज भी है, जो पेंशन्स के, दूसरी चीज़ों के और चीज़ों के, विधवा विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और भी महिलाओं के लिए तो हमने 17-18 तारीख, मतलब प्रत्येकता महिला के लिए भी, बोनी महिला के लिए भी, और जिसकी शादी नहीं हो रही है, 40 साल से ऊपर की उम्र हुई उनके लिए भी, और भी कई तरीके के जो है अशक्त महिला के लिए, सबके लिए हमने अलग अलग तरीके की पेंशनें प्रारंभ की, और ऑल दिस थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमने जो पहला कैबिनेट। हरीश रावत जी एक ग्राउंड रूट से जुड़े हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री तक आप पहुंचे, उसके बाद रातों रात एक भूचाल उत्तराखंड की राजनीति में आ जाता है और हरीश रावत जी की सरकार गिर जाती है। मैं चाहती हूँ कि उस वक्त कैसे हरीश रावत जी क्या सोच रहे थे, कैसे उन्होंने अपने आप को हैंडल किया, कैसे पार्टी को संभाला, वो एक बार आप हमारे दर्शकों को देखिए, वो चैलेंज है, जब आप चुनौती आती है तो कभी सोचा था कि ऐसा नहीं आप हो सकता है? ये थी, आप चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंच रहे हैं और चुनौती आ रही है, उस चुनौती का सामना करने के लिए आप में इच्छा शक्ति या दृढ़ वो संकल्प शक्ति नहीं है, आप उसका मुकाबला नहीं करते हैं, इसका मतलब है यू आर नॉट फिट टू बी ए चीफ मिनिस्टर। हमने उसके मानसिक रूप से जो है, क्योंकि बीजेपी वो प्रयोग कर चुकी थी अरुणाचल में, वो प्रयोग कर चुकी थी असम में दल बदल करवाने का बहुत बड़ा, और अरुणाचल में तो सरकार टॉपल कर चुकी थी। तो नेक्स्ट जो है, जब उन्होंने हम पर हमला किया तो हम समझ गए कि अब क्या है, कहाँ तक ये जाएंगे करके। तो मैं मानसिक रूप से उस सब आघातों के लिए तैयार था। अच्छा, आप पहले से रेडी थे? हमने कहा भाई हम तो ये तक के लिए तैयार थे कि ये हो सकता है पकड़ पकड़ करके जेल वेल में डाल दें, भाई वो तो सब कर रहे थे। तो हमने कहा भाई ऐसा भी होता है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ दे केम टू माई रेस्क्यू, माई गवर्नमेंट्स रेस्क्यू, और हम सरवाइव कर गए, बचा ले गए जो है। तो ये चुनौतियाँ थी, और करीब ये चुनौतियाँ 4 महीने रही, 4-4.5 महीने रही। रोज़ फाइट करना पड़ता था, राज कुछ था, तीन बार तो जो है हटा, 3 बार बना चीफ मिनिस्टर, जो है सब चीज़ें होती थी सब, और बड़े बड़े लोगों को रंग बदलते भी देखा, बड़े बड़े लोगों को पार्टी बदलते भी देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। जो लोग मुझसे कहते थे ब्लड इज़ नेवर थिनर देन द वाटर, राइट, जो मेरे साथ लास्ट मिनट तक रोटी का टुकड़ा खा रहे थे, जो व्यक्ति जो है अपनी मिनिस्ट्री को फ्लोर में डिफेंड कर रहे थे, जब उनको अचानक जो है दल बदल करते देखा, तो वो भी एक अनुभव हैरान हुए हरीश रावत जी उस वक्त? ये हैरान नहीं हुआ, हैरान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको नहीं, जैसे अपने लोग चले गए जो उस पार्टी को बना रहे थे, वो लोग चले गए और उससे पार्टी, मुझे विश्वास नहीं था। हाँ। कम से कम एक व्यक्ति के विषय में मैं समझता था कि ही विल नॉट जॉइन बीजेपी। किसी भी व्यक्ति के लिए श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का बेटा होना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जो पहचान थी, इंटरनेशनल और नेशनल पहचान थी, वो एक सेकुलर लीडर की थी, सेकुलर लीडर की। और वो उन लोगों में से थे जिन लोगों ने जनता दल तोड़ा था 12 मेंबरशिप पर, मतलब बीजेपी और आरएसएस की मेंबरशिप क्यों एक व्यक्ति हुआ है, एक ही मेंबरशिप होगी। जो 12 मेंबरशिप के सिद्धांत पर जिन लोगों ने जनता दल तोड़ा था, उनमें से जो है ही इज वन ऑफ देम। और आज भी किसी भी सेकुलर व्यक्ति को गिनो कहेंगे, लोग एचएन बहुगुणा जी को गिनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटे कम से कम ऐसा काम नहीं करेंगे कि दल बदलने के लिए, अपने हित के लिए, कि अपने ये कहेंगे क्या कांग्रेस, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा भी होती है ना सर, कांग्रेस करके, क्योंकि आखिर
उनके पास ये लीगेसी तो रहेगी कि मेरे बाप जो है एक ही पार्टी के साथ, बिल्कुल कांग्रेस के साथ जब दुनिया छोड़ रही आपको थी तो लगता है कि अभी आपके जो है, बच्चे नहीं जाएंगे? ओ मैं नहीं, उम्मीद विचारधारा मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद मतलब आप चाहते मैं हैं, उम्मीद चाहते मैं- नहीं है कि जाए? नहीं, वहाँ तो विचारधारा का सवाल भी नहीं था। आप मुख्यमंत्री बनने तक तो कांग्रेस की विचारधारा में थे, और कांग्रेस जब जैसे मुख्यमंत्री से हटे तो विचारधारा अलग हो गई। एक ऐसी विचारधारा है जो रातों रात इस तरीके से बदल जाती है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी का बेटा दल बदलेगा, बीजेपी के साथ जाएगा, ये मैं लास्ट तक भी गणा भागा लगाता था, मैं सोचता था जाएगा, फिर मेरा मन कहता था नहीं, ये धमका रहा है खाली, और जो है इससे कुछ डील हो जाएगी, बात कर लेंगे। आपने फिर बात नहीं करी उनसे? कि मैं उनके घर तक गया, जिस दिन ये सब कुछ हुआ, मैं सुबह भी उनके घर गया, मैंने बात कराने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी जो शर्त थी पार्टी लीडरशिप को, वो सब माननी नहीं थी। कुछ होती है बातें पार्टी के अंदर, सब चीज़ें होती, देयर वाज नथिंग, सब ये थी। तो इसलिए दैट वाज बिग शॉक। लेकिन मैं उस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार था, उसका मुकाबला करने के लिए, कि ऐसा आता है तो देखेंगे करके। ऐसा हो सकता है। अब नेवर, मैं कभी आई हैव नेवर लॉस्ट माई कूल। लोगों ने बहुत तरीके अपनाए, बहुत सारे धोखा भी दिया, बहुत सारी ट्रैप भी किया मुझको, बहुत सारी चीज़ें की। मैंने ज़िंदगी के सारे रूप देखे, हाँ, लेकिन अपने रूप में मैं यथावत बना रहा। और एक अच्छा रूप ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने, एक व्यक्ति हैं, एमएलए हैं हमारे, एक्स एमएलए हैं आज, तो जो है 10 करोड़ रुपया उनकी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया गया। उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, ये रुपया ले जाइए आप। कई लोग हैं जिनको ऑफर किया, कई लोग तो उनमें से हरीश रावत जी को भी ऑफर किया? ना, आपको नहीं? मैं तो चीफ मिनिस्टर था, मुझको क्या ऑफर करते, मुझे मैं उधर जाता तो फिर तो वो तो होलसेल बिक्री हो जाती ना। तो इसलिए कभी ऐसा हुआ कि हरीश रावत जी इमोशनली ब्रेक डाउन हुए हो अपने करियर में? कभी ऐसा कि बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे आप कह रहे हैं कि कई लोगों ने धोखा दिए, जीवन के कई रंग आपने देखे? नहीं, इन बातों से तो नहीं हुआ। जब इंदिरा जी की डेथ हुई, संजय जी की डेथ हुई, इंदिरा जी की डेथ हुई, बहुत इंदिरा जी की डेथ के मैं अपनी, मेरी नैनीहाल की जो अम्मा थी, चंद्रा नाम था उनका, जब उनकी डेथ हुई थी तब मैं रोया था उसी तरीके से, मुँह छिपा करके। जब इंदिरा जी की भी डेथ हुई थी तब मैं रोया था। जैसे और उनके संजय जी से बहुत निकट था। राजीव जी को मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने सुंदर और इतने नम्र और इतने मनशील व्यक्ति को, मतलब राजीव जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको केवल प्यार किया जा सकता है, लेकिन उनकी भी हत्या हुई। लेकिन उस समय भी हमने अपने आंसू पी लिए, मगर इंदिरा जी के समय में मैंने आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई ब्रेक। मैं करीब आज भी याद करते हैं तो इमोशनल हो एक जाते हैं। सवा घंटा जब हिचकियाँ बंध गई, रोते 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 रोते, तो वाइफ ने आकर के ज़बरदस्ती पानी पिला डाला मुंह में, वो किया, तब जो है आज भी बुरा लगता है जब सोचते हैं तो। इंदिरा जी के, हाँ, मैं जब ये एक इंदिरा जी, राजीव जी, कुछ ऐसे लोग हैं ना। संजय जी की तो दुर्घटना हुई, संजय जी वो अपने तरीके के व्यक्ति थे, और वी लॉस्ट एक गार्जियन, एक फ्रेंड, एक फिलोसफर, एक लीडर, सब खोया हमने। लेकिन इंदिरा जी में ऐसा लगता था जैसे माँ खो दी हो। तो आई स्टिल चेरिश दैट, जो उनके साथ वो था। और जब राजनीति में लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने अपने रंग बदले, तो कभी तकलीफ नहीं हुई? प्रेशर आया कभी पॉलिटिक्स में? कभी टेंशन हुई? एक बात है, हाँ। जिंदगी में आपको, और विशेष तौर पर जब आप सामाजिक जीवन की जिंदगी, राजनीतिक जीवन की जिंदगी में हैं, तो हर तरीके की इवेंचुअलिटी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। तो हम जिन कैरेक्टर्स को किताबों में पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं,
उन कैरेक्टर्स को अपने चारों तरफ नाचते देखते हैं, कई तरीके के जिनको हम कहानियों में उनमें पढ़ते हैं या किस्सों में सुनते हैं। जब उन कैरेक्टर्स को अपने चारों तरफ रोज़ देख रहे हैं तो दिमाग इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इसलिए तो हरीश रावत जी पहले से ही स्ट्रांग थे, बोल्ड थे, या राजनीति जो सफर आपका रहा धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए तो उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया? देखिए, जिसने 16 साल की उम्र में पिता खो दिए हों और जिसने अपनी नज़रों के सामने देखा हो, सब इतना समझदार तो हो ही गया था। मेरी माँ को हम तो समझते थे, हमारे पिताजी को प्रधान जी कहते थे लोग, खेत में वो भी था काम। जब तक वो जिंदा थे तो वो करते थे। तो कुछ समय बीमार हो गए तो माँ को भी भ्रम रहा होगा कि कुछ पैसा रहा होगा करके। लेकिन जब सब टटोला कुछ नहीं मिला तो माँ को जो है उनकी अंत्येष्टि के लिए जो कफन वफन लेने जाते हैं ना, तो उसके लिए भाई जो कफन लेने जाना था, ही हैज़ टू वेट फॉर सम टाइम। माँ को जो है दो तीन घरों में कर्ज पैसा मांगने के लिए जाना पड़ा। तो वो समय तब तक मेरे नाना नैनीहाल, मेरे मामा ने, मेरा नैनीहाल का गांव लगा हुआ है हमारे गांव से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो मामा शायद ही वॉज अवेयर ऑफ माई फादर्स रियल इकोनॉमिक पोजीशन और सब चीज़ों के, तो उन्होंने कुछ रुपये भेज दिए थे तब तक जो है। हाँ, तो मतलब माँ ने वो रुपये जैसे आए तो फिर रोना शुरू कर दिया। वो रुपये देखने के बाद जो है, मैं स्टिल रिमेम्बर माँ का वो चित्र जो है सब देखता हूँ। आपको याद आती है आपकी माँ की? आज भी याद करते हैं? बहुत याद आती है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने कभी माँ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया ही नहीं। मतलब एक माँ क्या अपेक्षा कर सकती है कि जवान लड़का कुछ कमा करके लाएगा। जब मैं ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव लड़ने के लिए गया, नामांकन करके आ गया, तो उसने कमा करके कुछ रखे होंगे, 27 रुपये रखे थे, हैं? तो वो दिए उसने मुझको जाते वक्त, ले कहा और टीका लगाया, ज़रा सा गुड़ खिलाया मुझको दही के साथ और जा कहा, लेकिन 27 रुपये दिए। तो वो उसकी पूंजी थी, है? तो जिसने लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। तो मैं तो इस हिसाब से बिल्कुल नालायक बेटा था। तो जब मैं कुछ करने लायक हुआ तो उस समय राजनीति की चुनौती थी। एमपी हो गया था, एमपी होना इतना, और वो भी पहाड़ के किसी क्षेत्र का एमपी होना डिफ़िकल्ट थिंग। तो मुझे अपने को प्रूव करना था। तो प्रूव करने के चक्कर में 10 साल वैसे रह गए। जब तक माँ की बीमारी का पता चला, तब तक वो लास्ट। आपको पछतावा होता है कि मुझे अपनी माँ के साथ समय सख्त पछतावा होता है। इसीलिए जब मैं चीफ मिनिस्टर भी बना, जब मैं केंद्रीय मंत्री भी बना, तो हमेशा मैं कई निर्णय माँ को एड्रेस करके लेता था। लोगों को बड़ा, आज यदि उसको कहूँ तो लोगों को लगेगा इट इज मैडमैन, सच एज मैडमैन वाज आवर चीफ मिनिस्टर। मैं कोई निर्णय कैबिनेट से लेकर के आता था महिलाओं के लिए, वो आई कम टू स्टैंड बिफोर माई मदर्स पोर्ट्रेट, उसके सामने खड़ा होता था और कहता था, माँ आज तो खुश होगी मैंने ये निर्णय लिया। और मैं अपने मन में सोचता था कि माँ खुश हो रही है, मतलब कल्पना करता था। माँ ने कभी ऐसे बोला? मतलब ऐसा वो था। और वो कुछ नहीं था, वो मेरे मन के जो अंदर का गिल्ट था कि मैं यार इस महिला ने सब कुछ कर दिया और जिसको माँ कहते हैं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। जो गिल्ट था वो मुझसे वो सब करवाता था। ये जानते हुए भी कि यार ये क्या कह रहा हूँ, न वो सुन रही है, वो तो गई जहाँ जाना था। जब आप नामांकन करने केवल जाते थे, मेरे पास तो उसकी एक फोटो है, लेकिन वो गई कहीं जहाँ है, लेकिन मैं उसको एड्रेस करता था। और एक बार नहीं किया, कई बार किया, बिल्कुल कई बार। जब भी मैंने महिलाओं के लिए कोई या गरीब आदमी के लिए कोई वो ली, तो मुझे फट में आकर के अपनी माँ को एड्रेस करता था। हाँ।
माँ ने आपको बोला जब माँ थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत मतलब ऐसे बोलती थी माँ कभी? हाँ, जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना ओके। तो किसी ने आकर के कहा वो प्रेसिडेंट बन गया। हाँ, ऐसा चक चक उन्होंने कहा क्या होता है ये? हाँ, तो उसको बताया जिले का। अच्छा, अरे तो बड़ा भारी जिला है। मैंने कहा क्या हो गया जिले का? अब उसने समझा कुछ हो गया है जिसमें कुछ कुछ कमा करके लाएगा। क्या हो गया है करके तो मैंने मैं कहती थी ना, ये कहते थे मुझसे तुम्हारा लड़का जेल में है, मैं कहती थी मेरा लड़का कोई चोरी करके जेल में थोड़ी गया होगा, यदि चोरी करके गया होता तो क्यों ऐसा बनता। हाँ, तो ये अच्छा, कहते हैं ना जेल की रोटी खाने के बाद चमकता है इंसान, तो ऐसा हुआ क्या? पता नहीं चमके या नहीं चमके। बहरहाल जो है जिंदगी वो भी एक मुकाम होता है। लेकिन मुझे जो माँ के लिए इतना वो था, उसका एक कारण ये भी था कि ये सब चीज़ें मैंने इस दौर में इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही थी ना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से सब चीज़ें हुई। तो मैं जो मेरा असली कर्तव्य था अपने माँ मतलब आप के लिए, एक बेटे अपने का जो अपने कर्तव्य, अपने हाँ, भाइयों के लिए, मैं उसको नहीं कर पाया। ये अफसोस बल्कि है आपको? मुझसे जो इमीडिएट बात का मेरा भाई है उसने सहारा दिया। हाँ, बल्कि तीसरे भाई के तो हमारी उम्र में 10-15 एक साल 14-15 साल का अंतर होगा, बल्कि ज़्यादा ही अंतर होगा। लेकिन वो इस करने लायक उस समय तक नहीं था। लेकिन दूसरा भाई उसने सेक्रीफाइस इज एजुकेशन, और उसने अगर हरीश रावत जी को हम 50 साल पीछे लेके जाएं, तो क्या ऐसी चीजें जो बदलना चाहते हैं? पचास साल तो नहीं, लेकिन यदि आप मुझको 25-26 साल पीछे चलिए ले 25 चले, साल हम पहले के हरीश रावत जी से बात करते हैं, तो क्या होते उस वक्त? बहुत कुछ बदला जा सकता था। जैसे? सच बताएं, डेफिनेटली। इस राज्य में मैं 3 साल मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सब कुछ मेरी सोच के अनुरूप, मेरी समझ के अनुरूप, और मेरे मेरे जो मानसिक रोड मैप था उसके अनुरूप नहीं हुआ। ओके। ये राज्य जो है आम संघर्षशील गरीब लोगों का राज्य था। जिस स्टेज से मेरी माँ गुजरी थी, ये उन लोगों के लिए बना हुआ राज्य था जिसकी 80% आबादी मेरी माँ जैसी थी, और माताएं भी वैसी थी जैसी मेरी माँ थी। जिस स्टेज से वो गुजरी जो है, उन लोगों के सपनों का राज्य ये नहीं बना। ये तो हैप्स वाला जो साधन संपन्न सुविधा भूमि सब इस तरीके के लोगों का राज्य बना। ये बिल्कुल मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ऐसे टाइम में आया ना, मैंने तो बताया कि सजी थी महफिल किसी और के लिए, आ गया मैं वहाँ जो है, तो मैं क्या सुनाता, जो वो सुना रहे थे वही राग मैंने भी सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन अब मेरे सामने उस समय एक ही लक्ष्य था, किस तरीके से हो मैं ये जो आपदा है रिकंस्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का पूरा माहौल मैंने 1.5-2 साल के अंदर बदला। आई एम प्राउड ऑफ दैट। माय गवर्नमेंट, मुझे अपने गवर्नमेंट के वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कुछ साधारण अचीवमेंट नहीं था। हाँ, जिसको ये अलग बात है कांग्रेस ने कभी उसको अचीवमेंट के रूप में लिया नहीं, लेकिन बल्कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वो केदारनाथ कहते हैं, और कांग्रेस ने सब कुछ किया। कांग्रेस ने कभी केदारनाथ नहीं कहा। क्या कारण रहे मैं नहीं जानता, लेकिन जो है वो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन उस 1.5 साल के बाद जब मैं इस रोड मैप की तरफ ले जा रहा था, 1.5 साल क्या, 1 साल 7-7.5 महीने के बाद जब मैं पूरा रोड मैप बदल रहा था, तो फिर मेरी ये सरकार के साथ कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो मुझे वो मौका नहीं मिल पाया। मैंने शुरुआतें की, छोटी छोटी शुरुआतें की, स्प्लिंटर शुरुआतें, इधर उधर जो मैं चाहता था करना वो सब चीज़ किया मैंने। ऐसा नहीं है कि टच नहीं किया,
लेकिन अपने मन की शांति के लिए किया। उससे जो राज्य का स्वरूप बदलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यदि 1 साल और मिला होता तो मैं सेब बदल देता, रास्ता बदल देता, तो आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी वो रास्ता छोड़ना मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता। टेंशन, समय भी नहीं मिला, टेंशन बहुत ज्यादा मिली। हम समय एक पूरा कार्यकाल अगर हरीश रावत जी को मिलता तो क्या गैरसैंण जो मुद्दा है राजधानी का, गैरसैंण तो कोई मुद्दा ही नहीं है। गैरसैंण तो एक लाइट हाउस है जो हमको ये बताता है कि तुमको उत्तराखंड के लिए समर्पित होना है तो कम हियर, यहाँ रोशनी है। तो सर 25 साल हो गए ये रोशनी है। अब उस रोशनी को देखने से इनकार कर रहे हैं। मैंने शुरुआत की ना, मैं करके गया ना, उतना बड़ा विधानसभा भवन बनाया, सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया दे गया, जमीन खुदवा वो करवा दी, कंस्ट्रक्शन कंपनी तय कर ली, 500 हाउसेज बनाने का वो कर दिया, भराड़ीसैंण में टाउनशिप बनाने का प्लान किया, यूडा नाम की संस्था खड़ी की इस काम के लिए, और गैरसैंण को डेवलप करने के लिए गैरसैंण अवस्थापना निर्माण निगम का गठन किया, और ज़मीनें नोटिफाई कर दी चारों तरफ। आज तो वो ज़मीनें धड़ल्ले से सब बिक रही हैं। तो मैं सब, ऐसा नहीं है मैंने आई टच दैट, लेकिन उसको मैं इतने आगे नहीं बढ़ा सका कि वहाँ से दूसरों के लिए लौटना मुश्किल हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शुरुआतें मैंने ऐसी की जो उत्तराखंड में होनी चाहिए थी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये जिस तरीके का राज्य है, शुरुआतें तो धरती के अनुकूल होनी चाहिए ना। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ के परिवेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सोच, यहाँ की समझ, जो चीज़ें हैं, जो वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को जीने का जो तरीका है, उसके अनुसार चीज़ें होनी चाहिए थी। वो तो अब मैं उसको शुरुआत तो करके गया, लेकिन एक दिन में बदलाव नहीं हो सकता रातों रात। अगर तो 2027 में मुझे यदि कुल हिसाब से देखे, चुनौती के हिसाब से देखिए, तो लोगों ने एक दिन भी पूरा नहीं दिया, पौना ही दिन दिया। बिल्कुल। अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे दावे और वादे कर रही है, तो क्या हरीश रावत जो स्टैम्प पेपर में हमारे पॉडकास्ट में बोलेंगे कि हम गैरसैंण राजधानी का जो मुद्दा जिसे बनाया है उसको, वो कह चुका हम करेंगे। मुख्यमंत्री कोई हो, शायद उत्तराखंड मेरी इतनी से रखेगा कि उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, कोई भी हो। कांग्रेस का यदि मुख्यमंत्री होता है तो हम, क्योंकि अब वो स्टार्टिंग तो 2027 में हरीश रावत जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लोग पहाड़ की राजधानी कहते हैं, मैं उसको उत्तराखंड की राजधानी कहता हूँ। मैं गैरसैंण के साथ केवल पहाड़ नहीं देखता, मैं गैरसैंण के साथ अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ सारे राज्य के लिए। आज हरिद्वार के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? हरिद्वार में पूंजी लोगों की बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, सब हो रहा। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पूंजी है, खर्च कहाँ करें? जमीनें नहीं। गैरसैंण एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी करता है, नया डेवलपमेंट का एक नया एरिया लोगों को मिलता है, तो नई संभावनाएं मिलती हैं। वो एक नया रोड मैप डेवलपमेंट का बनाया जा सकता है, जहाँ लोगों की पूंजी का इस्तेमाल करके, अपने ही लोगों की पूंजी का इस्तेमाल करके सबकी खुशहाली दी जा सके। तो मैं गैरसैंण के साथ नारसन की खुशहाली भी जोड़ता हूँ। मैं उसके साथ केवल भटवाड़ी की खुशहाली या पोखरी की या जो है थपलियाल गांव की आपकी नहीं देखता। मैं उनके साथ जो है नारसन की भी देखता हूँ, उसके साथ मैं भगवानपुर की भी देखता हूँ, उसके साथ में जसपुर की भी देखता हूँ। तो इसको जब तक मिलाएंगे नहीं, उत्तराखंड अब नारे लगाते हैं लोग, हैं? पहाड़ का नेता कैसा हो। अरे उत्तराखंड का नेता कैसा हो क्यों नहीं कहते? तुमने जब एक राज्य की कल्पना की, पहाड़ मैदान, हाँ, तो पहाड़ मैदान कहाँ से आ गया भैया? मैदान की बुनियाद पर पहाड़ की इमारत बनाएंगे। यदि ये सोच है तो बुनियाद भी तो मजबूत होनी चाहिए। जब बुनियाद मजबूत होगी, उसके ऊपर की इमारत अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो ये जो
सोच है ना, सोच को ठीक प्रोस्पेक्टिव में मैं रखना चाहता था और मैं उस कोशिश में लगा था, मैं उस कोशिश में लगा था, लेकिन न अपने अपने कारणों से देखते हैं 2027 में अब आगे देखते क्या। देखते बिल्कुल क्या। सर, एक गेम खेलते हैं आपके साथ में, रैपिड फायर। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको एक शब्द में जवाब देना है। पहाड़ या दिल्ली? होना तो दिल्ली चाहिए था मुझको, राजनीति की तो ये कहती है, मगर हार नहीं मानूंगा। जो भावना है वो भावना अभी भी मुझको यहाँ जोड़े हुए है, तो मैं ये सोचता हूँ शायद मेरे रहने से ऐसा हो जाए। ऑल्दो काम कठिन लगता है, लेकिन फिर भी मन में एक आशा है, हो सकता है हम कुछ बदल दें, कुछ बदलने में कैटलिस्ट का काम कर सके, उत्प्रेरक का काम कर सके। बिल्कुल। राजनीति या समाज सेवा? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूरक है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लोगों ने राजनीति को समाज सेवा से, बल्कि रचनात्मक समाज सेवा से अलग कर दिया। रचनात्मक सेवा ही राजनीति का बुनियाद है। चाय या कॉफी? मैं तो चाय वाला हूँ। चाय वाले पहाड़ी हैं। मंडुए की रोटी या पिज्जा? मंडुए की रोटी। सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जागना? आदत गड़बड़ होगी, होना तो चाहिए था सुबह जल्दी उठना। लेकिन अब मैं 12:30 बजे सोता हूँ। ओके। एक शब्द में उत्तराखंड? उत्तराखंड हमारी आकांक्षा का एक सुंदर भव्य महल है। इसको सबको सजाना है। एक शब्द में कांग्रेस? कांग्रेस मेरे लिए ईमान भी है, मेरे लिए सब कुछ है। एक शब्द में भारतीय जनता पार्टी? वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। लोकतंत्र के लिए स्वस्थ प्रतिनिधित्व आवश्यक है। एक शब्द में पुष्कर सिंह धामी? नौजवान है, मगर गलत संगत में है, भाजपा में है। उन्हें कांग्रेस में आ जाना चाहिए। भाजपा जब सोच ही गलत होगी, जब स्कूल ही गलत होगा, तो वहां से पढ़ करके अच्छा कैसे निकल सकता है विद्यार्थी। एक शब्द में नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, मैं उनकी मेहनत करने की शक्ति है, उनमें परिश्रम करने की, मगर वो कुछ ऐसे अलोकतांत्रिक विचारों से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं कि संसदीय लोकतंत्र के लिए वो शुभ नहीं। एक शब्द में राहुल गांधी? राहुल गांधी भविष्य की उम्मीद है, एक अच्छे स्कूल से निकले हुए व्यक्ति हैं, कांग्रेस रूपी स्कूल से निकले व्यक्ति हैं, भविष्य की उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री या सांसद? आप अपने आप को क्या देखते हैं? अब तो कुछ भी नहीं देखता, अब तो मैं केवल एक उत्तराखंडी के तौर पर देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे जिंदा रहने तक कुछ तो स्थितियाँ रास्ते पे चले। जैसे बहुत सारे उत्तराखंडी एक उम्मीदें पाले हुए हैं, तो मैं भी उन उत्तराखंडियों में सम्मिलित हूँ जो उम्मीदें पाले हुए हैं कि कुछ चीज़ें सुधरेंगी। चुनाव लड़ना या चुनाव प्रचार करना? प्रचार करना। सबसे पसंदीदा उत्तराखंडी व्यंजन क्या है आपका? डुबका। फांग। सबसे पसंदीदा जिला? उत्तरकाशी। राजनीति में आपका सबसे करीबी दोस्त? अब तो मुझे अपनी पत्नी कहना पड़ेगा। सबसे यादगार चुनाव? आपने इतने सारे चुनाव लड़े। 1991 का, नवासी का, 89 का। बाग काशी सिंह हो रही थी, तो उस चुनाव को जीतना बड़ा कठिन काम था। आई थिंक दैट वाज ए हरकुलियन टास्क, और लोगों ने फिर जिता दिया। अगर हरीश रावत जी एक नेता नहीं होते तो क्या होते?
जैसे आम उत्तराखंडी होता है, शायद हो सकता है इस समय जो है बड़े बाबू के तौर पर रिटायर्ड होता है ज़्यादा, क्योंकि पढ़ गया था ज़्यादा, तो या कहीं टीचर विचर नहीं, मतलब अध्यापक के तौर पर होता है, कहीं यही सब कुछ होता है। आपकी एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं? हाँ। नहीं बता दीजिए आप। हाँ? चलिए कोई नहीं, दूसरा सवाल लेते हैं। ये मुझे कठिन लग रहा है, कौन सी आदत को बदलना चाहने में रियली आई एम वर्क, मैं अपने दिमाग में वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा शायद मैंने कभी सोचा नहीं। एक आदत, टॉयलेट में अखबार पढ़ने की। अच्छा, आप टॉयलेट में अखबार पढ़ते हैं? मैं दुनिया भर के सारे अखबार वहीं पढ़ता हूँ। इतना आप टाइम सेविंग है? इतना ज़्यादा आप टाइम सेविंग है, टाइम को बचाते हैं? नहीं, टाइम सेविंग नहीं है वो। पहले पार्लियामेंट में सुबह वो फाइल करने पड़ते हैं ना, क्वेश्चन और कॉलिंग अटेंशन दूसरे तीसरे, तो उसके लिए कुछ अखबार देखने पड़ते थे, तो टाइम वो 10 बजे तक फाइल कर देने पड़ते थे, तो जो टाइम मिला टॉयलेट में गए वहीं देखा, मार्क कर दिया, बाहर आकर के फ़ौरन लिखा, फिर कपड़े पहने फाइल करवा दिया, तो ये करता था। जब यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आया तो वो आदत और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि यहाँ भी देख करके अखबार में सरकार के खिलाफ क्या निकला है, हमारे खिलाफ क्या लिखा है, कहाँ समस्या क्या है, उसको मार करना है। जैसे देहरादून है तो डीएम देहरादून है फला, ये तो मैं 11 बजे तक उसकी रिपोर्ट वापस आ जाती थी मेरे पास, 11-12 बजे तक, या 3 बजे 2 बार देखता था मैं, एक 11 बजे देखता था, एक 3 बजे देखता था, तो उनमें मेरे पास आ जाती थी कि व्हाट द कंप्लाइंस हैज मेड। फिर आप जैसे अपने खिलाफ देखते थे कि कांग्रेस की सरकार ने ये कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने वो कर दिया, उस वक्त क्या महसूस करते थे? पता नहीं महसूस क्या करता था, हो सकता था उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता होगा, और क्या होता होगा और क्या होता होगा खिलाफ अपने, लेकिन उसमें ये जनून रहता था ना कि यार कितना क्या आया है, खिलाफ करो मार करो जल्दी उसको। हाँ, ये एक नेता जिसे आप अभी भी मिस करते हैं? एक नेता जिसे आप अभी भी मिस करते हैं? राजीव गांधी। आप मिस करते हैं? आप मिस करते हैं उन्हें? काश उनको एक टर्म और प्राइम मिनिस्टर का मिला होता तो दूसरे नेहरू सिद्ध होते। एक नेता जिससे सबसे ज्यादा आप असहमत रहते हैं? मैं माननीय मोदी जी के कई निर्णयों से असहमत रहता हूँ, लेकिन उनके अपने निर्णय को एक लक्ष्य तक पहुंचाने की जो ऊर्जा है उनके अंदर, मैं उसका प्रशंसक हूँ। तो असहमत भी उनसे हूँ, मगर उसकी ऊर्जा का जो अपने लक्ष्य, मैं तो असहमत हूँ उन लक्ष्य से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 10 साल उन्हें होने वाले हैं, एक ऐसा काम जिसकी आप तारीफ करते हैं? कुछ नहीं सर कुछ तो होगा। ये तो खटारा पार्टी खटारा पार्टी है ये। ऐसा है, देखिए जो वो तो कह रहे हैं हमने चहुमुखी विकास कर दिया। जो चीज़ जो पेट्रोल पर न चल रही हो, मोबिल ऑयल पे चल रही हो, ये मोबिल ऑयल पे चलने वाली, हमारे गांव घर में बैलगाड़ी ही मोबिल ऑयल पे चलती थी, तो ये मोबिल ऑयल पे चल रही है। ये मोबिल ऑयल है सांप्रदायिकता का, हिंदू मुसलमान का, द्वेष का, तो एक गलत मोबिल ऑयल पे चल रही है। तो उस पार्टी तो अपने आप, मैंने कहा खटारा जो है स्वाभाविक रूप से निकल गया। चलिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत? सहनशीलता। सबसे बड़ी कमजोरी? सहनशीलता। आज के ज़माने में
ज़्यादा सहनशील होना भी कमजोरी है। एक अधूरा सपना। मुझे अवसर मिले, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका, चाहे केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहा हो और चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर रहा हो। क्या फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं हरीश रावत जी 2027 में अपने मैं आप को? 2017 और 2022 में चाहता था, लेकिन हाँ, मैं उसमें भी मैं आऊंगी। लेकिन नहीं हो सका। जो नहीं हो सका। अब जो हो सकता है, अब मैं चाहता हूँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। कोई रिटायरमेंट का प्लान है आपका राजनीति से? अब तो रिटायर्ड क्या होंगे, अब तो जहाँ सब लोग रिटायर्ड होते हैं वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। 2017 में भी आप चुनाव लड़े, 2022 में भी आप चुनाव लड़े। एक ऐसे नेता जो जनता के लोकप्रिय हैं, जिन्हें जनता मानती है, सबके फेवरेट लीडर रहे हरीश रावत जी, लेकिन जीत नहीं पाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो डाउनफॉल हुआ, क्या कहेंगे उस पर? संयोग है, कोई उसके लिए कोई मलाल नहीं, हमको कोई मलाल नहीं। यदि लोगों ने जिताया होता तो हम उनकी तकदीर भी बदलते, तस्वीर भी बदलते। नहीं किया तो उस तकदीर बदलने के उस खाके को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। क्या है तो हमें क्या है, क्या लगता है? बाकी किससे शिकायत करें? भगवान ने अवसर दिया। लोगों ने उस अवसर को अपने लिए अवसर में नहीं बदला, हमको हरा दिया, तो हम क्या उनसे भाई जिताया भी तो उन्होंने, तो उनसे भी क्या शिकायत करें? नहीं तो क्या लगता है कि क्या कांग्रेस की गलती रही? कोई फैसला? किसी की कोई गलती नहीं रही। हमारे लोग उत्तराखंड के अब भी ये नहीं जानते उनका हित क्या है। इसीलिए इन 25 सालों के 26 सालों के बाद भी राज्य के अंदर किसी से भी पूछिए, हर आदमी कहेगा अरे यार। जो कुछ खुशहाल भी है, जो अच्छी ज़िंदगी भी जी रहा है, वो भी जो है असंतुष्ट है। आज के दिन जो है वो इसलिए है क्योंकि लोगों को ये खुद ही मालूम नहीं है वो किस तरीके क्या चाहते थे। क्योंकि वो जब समग्र रूप से देखते हैं तो उनको लगता है यार कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी तो ठीक है, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे भाई की ज़िंदगी, मेरे चचे गांव की ज़िंदगी, मेरे फला ज़िंदगी, जो हर ज़िंदगी की जब वो कल्पना करते हैं तो उनको लगता है यार ये तो राज्य बनने के बाद और बुरी होगी। अब जिन गाँव से आप आए हैं, यहाँ देख करके आपको अच्छा लग रहा होगा जो लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब अपने गांव की सोचते होंगे, अपने गांव के बाखली की सोचते होंगे, बिरादरी की सोचते होंगे, तो आपको लगता होगा यार क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो और गांव खाली हो गए, बाखलियाँ और ज़्यादा भुता होगी और गरीबी और ज़्यादा होगी। जब आप 2017 में भी नहीं जीते, 10 साल से मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं आई, आप लोग बैठे, मीटिंग करी, कोर कमेटीज आप लोग की मीटिंग हुई, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, तो क्या लगा कि क्या गलती रह गई? देखिए, हमारी कहीं कोई गलती नहीं थी। तो जनता का प्यार नहीं मिला? नहीं, हमने लोगों का मिला भी, मैं उसके भी नहीं कह सकता। जब उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव, सांप्रदायिकता की प्रचंड आंधी थी उत्तर प्रदेश से। अब इतनी प्रचंड आंधी थी कि उस प्रचंड आंधी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल जी दोनों मिल करके कांग्रेस मिल के चुनाव लड़े। कांग्रेस भी उखड़ गई, बसपा भी उखड़ गई, बुरी तरीके से वो हो गए, सब पराजित हो गए, सब हुआ। उसमें भी उत्तराखंड के लोगों ने हमको लगभग 35% वोट दिए, जिन वोट के बल पर हम 2012 में सत्ता में आए थे, लगभग उतने वोट मिले हमको। लेकिन जो दूसरी पार्टियों के वोट थे, सांप्रदायिकता की उस आंधी में यूकेडी के, बसपा के, दूसरे वोट, निर्दलियों के वोट, वो सारे भाजपा के पास चले गए। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने शमशान और कब्रिस्तान की तुलना स्टार्ट कर दी, कह दिया है ईद में बिजली की चकाचौंध और दिवाली में बिजली गायब, आदि मतलब
सांप्रदायिकता भड़काने के, हिंदू मुसलमान के टोटके आजमाने शुरू कर दिए, तो पहली बार शीर्ष से इतनी बड़ी बात कही गई और लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को देखा। हमारी मानसिकता जो है एक साधु के लिए हमेशा आदम की रहती है, तो साधु के वेश में देखा उनको, तो उससे उत्तराखंड की जनता भी जो है भाजपा की तरफ चली गई। लोग हमको देना चाहते थे, अवसर देना चाहते थे, लेकिन देते देते रह गए, देते देते रह गए। 2022 में स्टोरी वॉज डिफरेंट। लोग अवसर देना चाहते थे, हमने गवा दिया, लेकिन मैं उस पर बाकी बात नहीं कहूँगा। मैं एक सवाल ले रही हूँ आपसे। आपके विरोधी कहते हैं कि आप उत्तराखंड की राजनीति में बहुत प्रभावशाली रहे, लेकिन कांग्रेस को लगातार चुनावी सफलता नहीं दिला पाए। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? देखिए, 2022 में तो आई एक्सेप्ट, ये कोई वो नहीं है कि कैसे क्या इफ एंड बट्स नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है कि पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व की बात कही थी, कोई मेरे नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता, सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की निगाह में हरीश रावत था, तो मुझे करना चाहिए था, मैं आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन 2017 का मुझे आई नो, वो मैं लोगों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि लोगों ने, देखिए, सामान्य आदमी असाधारण स्थितियों से, चमत्कारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। मोदी जी ने चमत्कारिक तरीके से हिंदू मुसलमान कर दिया, और उसमें उत्तराखंड भी। अब ये तो वैसे भी जो है ना, सारे तीर्थ स्थल यही हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाला भी पॉइंट इसमें, चार धाम यही हैं, सभी देवस्थल यही हैं सारे। अच्छा, यहाँ तो ये तो ऐसा एरिया है जहाँ हिंदुओं में भी जो अपने को सुपर हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर, उनका बहुमत है यहाँ, और दूसरे जातियों का बात है। यहाँ तो एससी में भी जो है टमटा कास्ट ऐसी है जो अपने को अपर कास्ट जैसा ही मानते हैं। तो जो एरिया जो है इस तरीके की रही हो, तो उस एरिया में असर पड़ा उसका 2017 के अंदर। लेकिन 2022 में हमने बहुत कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, दैट वाज फेलियर। तो आपको लगता है कि वो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा है, कहीं ना कहीं वो बहुत हावी रहा? हाँ, बहुत। ये झूठ भाजपा ने किया, वो झूठ का हम उसका प्रतिवाद नहीं कर पाए, झूठ को हम ये सिद्ध नहीं कर पाए झूठ है। हमको पूरी ताकत लगा करके कहना चाहता है झूठ बोला गया, और झूठ बोला गया। यदि झूठ नहीं बोला गया तो मैं तो कह चुका हूँ ना, है? मैं तो लब्बारो क्या क्या उनको नहीं कह चुका, क्या क्या उनको चुनौती नहीं दे चुका, क्या क्या उनके सामने वो नहीं रख चुका, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं जुटा पाई भाजपा अभी तक, एक भी प्रमाण नहीं दे पाई। लेकिन क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने वन टाइम झूठ था जो उनके सारे नेतृत्व ने बोला, और उसके बल पर जो है उत्तराखंड के लोगों का भावनात्मक शोषण करके ले गए। ये भावनात्मक शोषण का सबसे बड़ा नमूना है जो 2022 में। तो स्ट्रेस हुआ हरीश रावत जी को उस वक्त? परेशान हुए आप? हम अपने लोगों की, देखो, लोगों ने एक झूठ पर कोई किसी को इस तरीके से आपका शोषण कर ले जाएगा। आपने अपने सवालों को वोट क्यों नहीं किया? आज अपने सवाल, कहाँ गया आपका गैरसैंण, कहाँ गया आपकी शिक्षा व्यवस्था, कहाँ गए आपकी चिकित्सा व्यवस्था, कहाँ गए आपके गांव सड़क या आपके उत्पाद, कहाँ गए आपके बाग? उस समय भी तंग बगेरा, उस गुलदार उस समय भी लोगों के जीवन को त्रस्त कर रहा था, बंदर उस समय कहाँ गए वो? कहाँ गई कानून व्यवस्था की स्थिति? महिलाओं पर अत्याचार उस समय भी बढ़ रहे थे, बेरोजगारी चरम की तरफ उस समय भी थी। तो तुमने उन सारे सवालों को भूल गए कि भाजपा ने एक झूठ बोल दिया। तो मुझे अपने लोगों के, मैं लोकतंत्र में इतनी कड़वी बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, आई डाउट, इसलिए मैं वो कड़वी बात नहीं कह रहा हूँ। और मुझे अफसोस, मुझे दुख है इस बात का कि मेरे अपने लोग, मेरे जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपनी ज़िंदगी की सारी समझ लगा दी, वो एक भाजपा के इतने झूठ में बह गए। तो इसका दुख होता है आपको? बुरा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होता तो शायद देखो कुछ और। मैं तो मुख्यमंत्री एक बार उत्तराखंड वालों की कृपा से रह लिया ना। हाँ, तो मरते वक्त जो है
एक दिन मुख्यमंत्री रहो या 10 बार मुख्यमंत्री रहो, वही 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 तरीका रहता है अंतिम यात्रा का, जो है और रहेगा। तो मुझे अपनी नहीं है, मुझे चिंता उन लोगों की है जिन्होंने इतने परिश्रम से राज्य बनाया और आज उनके राज्य का सपना बिखर रहा है। वो जिस तरीके का राज्य चाहते थे, जो व्यवस्था चाहते थे, वो व्यवस्था नहीं हो रही है। उनके लिए मुझे अफसोस है कि उन लोगों ने जो है, जब उनको अवसर आए, हम उस दावे के साथ खड़े थे, हमने उसकी शुरुआतें की थी। हाँ, मुझको एक ट्रायल देना चाहिए था, उनको इस तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के। कोई भी बहका ले जाएगा और अब उसमें निर्णय कर देंगे। सर, आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, दोनों जिम्मेदारियों में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या लगा? देखिए, केंद्र सरकार के अंदर आप एक बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास पूरा वो है, यहाँ भी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आपको खुद ही जो है सामान भी जुटाना होता है, खुद ही बनाना भी होता है, खुद ही परोसना भी होता है, खुद ही सोचना भी होता है कैसा बनाना है, और खुद ही परोसना भी होता है, परोसना भी होता है। और उसके बाद यदि किसी ने जूठा उठा कर दिया तो उसको समेटना भी होता है। तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपका रोल बहुत ही अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, अधिक विविधतापूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं लूँगी, अब शॉर्ट में आंसर दें क्योंकि लंबा हमारा ये पॉडकास्ट भी हो गया है। इतने साल आप राजनीति में रहने के बाद क्या आपको लगता है कि सत्ता बड़ी है या जनता का विश्वास? निश्चित तौर पर जनता का विश्वास बढ़ा है। और मैं आज भी, एक बात है, मैं अल्मोड़ा में चुनाव हारा, जितने जीता उतने ही चुनाव हारा, लेकिन जिन लोगों से मैं हारा उनके नाम लोग भूल गए। शायद उनके कुछ लोगों के नाम तो लोगों को याद भी नहीं होंगे कि इनको भी हमने एमपी बना दिया, लेकिन हरीश रावत को लोग अब भी याद करते हैं। हाँ, ठीक है, उन्होंने मुझे हराया, लेकिन उनके दिमाग से मैं नहीं गया। आज उत्तराखंड के लोगों ने मुझको अवसर नहीं दिया, हाँ? लेकिन आज भी जो है कुछ अच्छा भला जो कुछ हो, आप जैसी बेटियां जो हमको याद करती रहती हैं। बिल्कुल। लास्ट सवाल ले रही हूँ मैं, आपके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा विवाद कौन सा रहा जिसको गलत तरीके से जो है जनता के सामने वो है और आप उसको मतलब यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जिसे आज भी आप मानते हैं कि गलत तरीके से पेश किया गया? मेरा जो स्टिंग किया गया वो प्रायोजित था, भाजपा प्रायोजित था, सारे स्क्रिप्ट के अनुसार उसको किया गया। मैं लोगों ने इस बात पर, तो मैं कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री कह रहा है अपनी सरकार बचाने के लिए, वो कह रहा है मैं विधायक ला रहा हूँ, मैं दूंगा। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, वो कह रहा है 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ पैसा है ही नहीं, मेरे पास कहाँ से लाऊं, मेरे पास है ही नहीं है। लोगों ने इस बात, वो कह रहा है मैं कर्ज दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ अच्छा बबाला टालेंगे, अच्छा देना, ले जाना, मुझसे ब्याज ले जाना, टॉपअप मतलब ब्याज, यही तो हुआ। तो लगाओगे, अच्छा करना भाई, जाओ बवाला टालने के लिए, क्योंकि जिसको मैं ना कह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, जब वो जिद्दी कर रहा है पत्रकार के तौर पर, तो मैं उससे कह दे रहा हूँ जो है ले जाना। लोगों ने मेरी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों ने, एक व्यक्ति जिसका कोई इस धरती के साथ संबंध नहीं था, कोई बात नहीं थी इस धरती के लिए, उसका कोई योगदान नहीं था। मेरा कम से कम यही योगदान तो था कि मैं इसी धरती की मिट्टी में खेला हूँ, इसी में मेरा पसीना भी बहा है और इसी में मेरी, लेकिन उसका तो कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन उसकी बात पे विश्वास कर ले, मेरी बात पे विश्वास नहीं किया लोगों ने। और 2017 के चुनाव में जो है उसको भी लोगों ने कहा एक फैक्टर रहा हरीश रावत के खिलाफ वोट देने का, कुछ लोगों का, जो आप इनको बुद्धिजीवी कहते हैं, दे नेवर जज कि ये हम एक पत्रकार है, आप इतना क्वेश्चन पूछ रही है, मैं चाहूँ न चाहूँ, लेकिन एक पेशे का आदर करना पड़ता है। तो हमने एक पत्रकार का आदर किया, हमको क्या मालूम था वो कोई स्टिंगबाज है या क्या है करके।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमें Thank you. अपना समय दिया और आप यहाँ पर लेकिन आए। लेकिन मैं इसमें भी एक बात बता दूं, हाँ। आई हैव नो रिग्रेट। लोगों से कोई कंप्लेंट नहीं मेरी, लेकिन मन में ये है कि काश हमारे लोग हमको सही समझते, हमारे समर्पण को समझते, कहीं गलतियां या कोई स्लिप ऑफ टंग या कोई बात उसको इशू नहीं बनाते। इतनी परीक्षा नहीं होनी चाहिए किसी की भी, जो है ये कोई ये थोड़ी है। वैसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बीमार होने के बावजूद आपने जो है हमें समय दिया, तो थैंक यू सो मच, आप आए और आप सभी लोगों से। अच्छा लगा आपके सवाल मुझको बहुत। थैंक यू ठीक सो है, मच। टॉक thank विद you. रितिका में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ रितिका थपलियाल। थैंक यू सो मच।